एक सुबह मैं बहुत देर से उठा। स्कूल के लिए लेट हो गया था। उस दिन मुझे डर भी बहुत लग रहा था क्योंकि एम हैमल हमारे टीचर ने कहा था कि उस दिन वो हमसे पार्टिकल्स पे सवाल पूछेंगे। कुछ पल के लिए मैं सोचा कि मैं उस दिन स्कूल जाऊं ही ना और सारे दिन बाहर घूमते हुए बिताऊं। उस दिन की सुबह बहुत खुशनुमा थी। एक तरफ पक्षियों की आवाज़ कानों में पड़ रही थी तो दूसरे ओर एक खुले मैदान में सॉमिल के ठीक पीछे प्रूशियन सिपाहियों के ड्रिल करने का आवाज़ गूंज रही थी। जैसा भी हो, पार्टिकल्स पे पूछे जाने वाले सवालों से बेहतर ही था। मगर किसी तरह से मैंने हिम्मत जुटाया और स्कूल के लिए निकल पड़ा। जब मैं टाउन हॉल से गुजरा तब मैं देखा कि बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ जमी हुई थी। पिछले 2 सालों में हमारे लिए आने वाली हर बुरी खबरें हमें वहीं से मिलती थी, चाहे वो जंग पे हमारी हार का हो या खबर कमांडिंग ऑफिसर का आदेश का हो। तब मेरे मन में एक सवाल आया कि अब किस लिए वहां भीड़ जमी थी। फिर मैं भागता हुआ स्कूल के ओर जब जा रहा था, पीछे से एक आवाज आई। जानी पहचानी सी आवाज ने कहा, इतना तेज मत भागो तुम, स्कूल ठीक समय में पहुंच जाओगे। ये आवाज हमारे गांव के लोहार की थी। वो भी उस दिन बुलेटिन बोर्ड की भीड़ में शामिल था। मुझे ऐसा लगा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा था। जल्दी से मैंने एम हैमल के छोटे से बागीचे में जा पहुंचा, हाँफता हुआ जा पहुंचा। अक्सर हर सुबह जब स्कूल शुरू होता था, चहल पहल की आवाजें सुनाई पड़ती थी। डेस्क का खुलना और बंद होना, सब बच्चों का एक साथ मिलकर जोर जोर से पढ़ाई करना, कानों में हाथ डालकर ताकि वो अच्छी तरीके से समझ पाए, और टीचर के बड़े से रूलर का डेस्क में पटकने का आवाज। मगर अब स्कूल में पूरा सन्नाटा छाया था। मैंने सोचा कि स्कूल के शोरगुल में मैं चुपके से क्लास में घुस जाऊंगा और अपनी सीट पे बैठ जाऊंगा। इतने शोरगुल में किसे कहाँ मेरे आने का पता चलता। मगर उस दिन का सन्नाटा देख मेरे सारे अरमानों पे पानी फिर गए। खिड़की से मैंने देखा कि मेरे दोस्त पहले से ही अपनी सीट पे बैठ चुके थे और एम हैमल क्लास में टहल रहे थे, अपने हाथ में बड़ा सा रूलर लिए। मुझे दरवाजा खोल के अंदर जाना था और डर के मारे मेरे सर से पसीना छूट रहा था। मगर जब मैं अंदर घुसा तो कुछ नहीं हुआ और प्यार से एम हैमल ने मुझे कहा, तुम अपनी सीट पे जाके बैठो बच्चे, हम अभी तुम्हारे बगैर ही शुरू करने वाले थे। मैं चुपचाप जाके अपनी सीट पे बैठ गया। उस दिन मैंने देखा कि हमारे सर ने उनके मनपसंद हरे रंग के कोट पहन के आए हुए थे। कोट के अंदर शर्ट और सर पे छोटी काली रंग की टोपी। सब कुछ एम्ब्रॉयडर्ड था और उसीलिए हमारे सर वैसे कपड़े सिर्फ किसी खास मौके पे पहनते थे, जैसे कि निरीक्षण करने का दिन हो या प्राइज बांटने का दिन। मगर उस दिन पूरा का पूरा स्कूल अजीब सा बर्ताव कर रहा था। मगर सबसे ज्यादा हैरान मैं ये देख के हुआ था कि आखिरी बेंच पे, जो हमेशा खाली हुआ करता था, वहां पे गांव वाले बैठे हुए थे, हमारी तरह। गांव के पुराने मेयर, बूढ़े हाउसर, पुराने पोस्टमास्टर और इसी तरह बहुत लोग आए हुए थे।
हर कोई उदास लग रहा था। बूढ़े हाउजर ने एक पुराना प्राइमर लिए बैठे हुए थे। जब मैं ये सब के बारे में सोच ही रहा था, एम हैमल अपने चेयर पे बैठ गए थे और उतने ही प्यार से कहा जैसे कि वो हमेशा कहते थे, बच्चों, ये मेरा आखिरी लेसन है जो कि आज मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ। बर्लिन से ऑर्डर आ चुके हैं और उस ऑर्डर में ये लिखा है कि हमारे स्कूल में सिर्फ जर्मन भाषा ही सिखाई जाए। तुम्हारे नए मास्टर कल पहुँच जाएंगे और आज का क्लास तुम्हारा आखिरी क्लास है और मैं ये चाहता हूँ कि तुम सब ध्यान से पढ़ो। ये सुनने के बाद मेरे पाँव से ज़मीन ही खिसक गई। तब समझा कि टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड में क्या लिखा था। मेरा आखिरी फ्रेंच क्लास। मैं तब ठीक से फ्रेंच लिखना भी नहीं सीखा था। मुझे कितना बुरा लगा कि मैं ठीक से कभी पढ़ाई की ही नहीं थी। उल्टा मैंने पंछियों का घोंसला देखने चले जाता था और कभी-कभी तो सार में जाके खेलता रहता था। मेरे किताब जो कुछ पल तक बोझ बन के मेरे पीठ पे लगे हुए थे और अब इन सब किताबों से एक ऐसा रिश्ता बन चुका था कि एक पुराने दोस्त की तरह जिनसे अलग होना बहुत मुश्किल था। और ये सोच सोच कर कि एम हैमल कल से क्लास नहीं आने वाले, मेरे सारे विचार उनके रूलर और उनके गुस्से को लेके बदल गए। बेचारे, अब समझ में आया कि आज उन्होंने अपना मनपसंद कपड़ा क्यों पहन के आए थे और ये भी समझ में आया कि गांव के लोग क्यों क्लास में मौजूद थे। वो इसलिए क्योंकि वो सब भी उतना ही उदास थे और अफसोस महसूस कर रहे थे कि उन्होंने भी स्कूल आधे में छोड़ दिया था। ये उनका प्यार जताने का एक तरीका था, उनके 40 साल का सेवा का आभार जाहिर करना था और अपने देश के सम्मान जाहिर करना था, वो देश जो अब उनका नहीं रहा। जब मैं ये सब सोच ही रहा था, एम हैमल ने मेरे नाम पुकारा और अब मेरी बारी थी लेसन पढ़ने के लिए। जब मैं पढ़ने लगा तब मैं पहले के कुछ शब्दों में उलझ सा गया और वहीं खड़ा रहा, कुछ आगे बोल ना सका। डर के मारे मेरा हिम्मत नहीं हो रहा था कि किसी से मैं नज़र मिला सकूं और मेरा सर शर्म के मारे झुका हुआ था। एम हैमल ने मुझसे कहा, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा छोटे फ्रांस, तुम पहले से ही उदास हो। कितना अजीब है ना कि कैसे हम हर दिन अपने सारे कामों को ये कहकर टाल देते थे कि अरे मेरे पास तो बहुत समय है, मैं कल सीख लूँगा। और अब तुम देख सकते हो कि आज हम सब किस परिस्थिति में हैं। हमारे शहर भी कुछ ऐसा ही सोचता था कि कल सीख लूँगा। अब उन लोगों को एक मौका मिल जाएगा हमें सुनाने का और वो कहेंगे कि किस प्रकार के लोग हो तुम सब, जो ये दावा करते हैं कि वो फ्रेंच हैं, मगर ना ही वो फ्रेंच भाषा बोल पाते हैं और ना ही लिख पाते हैं। सिर्फ तुम नहीं छोटे फ्रांस, बल्कि हम सब लोगों को अपने अंदर झांक के देखना चाहिए। तुम्हारे माता पिता तुम्हें कभी शिक्षित कराने के लिए उत्सुक थे ही नहीं। वो तो बस ये चाहते थे कि तुम मिल या फार्म में काम करो ताकि उनको थोड़ा सा पैसा मिल जाए। और गलती तो मेरी भी है। मैंने तुम्हें मेरे बागीचे के फूलों को हमेशा पानी देने के लिए भेज देता था, जबकि तुम्हें क्लास में रहकर पढ़ाई करना था। और जब मुझे मछली पकड़ने का मन करता था, तब मैं तुम्हें छुट्टी दे देता था। फिर एक के बाद एक सर ने सारी बातें कही, सिर्फ ये भी बताया कि फ्रेंच भाषा कितनी खूबसूरत भाषा है, दुनिया के सारे भाषाओं में से बेहतरीन है, और कैसे हमें हमारे भाषा को बचाए रखना चाहिए, क्योंकि जब लोग गुलाम बन जाते हैं तो उनके भाषा
और संस्कृति ही एकमात्र चाबी होता है जिसके बदौलत वो आज़ाद हो सकते हैं। उसके बाद सर ने ग्रामर के किताब निकाली और हमें पढ़ाने लगे। मैं हैरान था ये सोचकर कि कितनी अच्छी तरह से मुझे पढ़ाई समझ में आ रही थी। मुझे तब एहसास हुआ कि मैं भी कभी क्लास में ध्यान दिया ही नहीं था, और ये भी एहसास हुआ कि कभी भी सर ने इतनी धैर्य के साथ हमें समझाया ही नहीं था। ऐसा लग रहा था कि जाने से पहले सर हमें सब कुछ सिखा देना चाहते थे। ग्रामर के बाद सर ने हमें कुछ लिखने को दिया। उस दिन हमें नई किताब मिली जिसमें सुंदर अक्षरों में लिखा गया था फ्रांस एल्जास लोरेन, फ्रांस एल्जास। हम सब चुपचाप लिखने में व्यस्त थे और क्लास में कोई आवाज नहीं आ रहा था सिवाय पेन से कागज पर लिखे जाने की आवाज। बीच में क्लास के अंदर एक कीड़ा उड़ता आया, मगर किसी भी बच्चे का ध्यान उसकी ओर आकर्षित नहीं हुआ। स्कूल के छत में कबूतर धीमे से आवाज निकाल रहे थे और तब मेरे दिमाग में एक सवाल आया, क्या वो लोग भी कबूतरों को जर्मन बोलने पे विवश करेंगे? बीच बीच में मेरी नजरें सर के तरफ मुड़ जाती और मैं देखता कि सर अपने चेयर पे चुपचाप बैठ के दूर किसी चीज पे नजर गड़ाए हुए कुछ सोचते रहते। ऐसा लगता था जैसे कि सर अपनी यादों में इस कमरे का कोना कोना कैद करना चाहते थे ताकि वो इन्हें कभी भुला ना सकें। सर ने इस स्कूल से 40 वर्षों तक जुड़े रहे और इस जगह में उनका बागीचा रहा है, ठीक क्लास के सामने, वो भी 40 सालों से। सिर्फ बेंच और डेस्क पुराने हो गए हैं। गार्डन पे लगा हर एक पेड़ और लंबा हो चुका है और ये लताएं जो सर ने खुद अपने हाथों से लगाए थे वो अब छत तक बढ़ चुके हैं। सर का तो दिल ही टूट गया होगा। इस जगह को छोड़ के जाने का उनका मन ही नहीं मान रहा होगा। क्लास के ऊपर हमारे सर का कमरा था। कमरे में उनकी बहन उनके लिए सामान भर रही थी। हमें नीचे तक आवाज सुनाई दे रहा था। लिखने के बाद हमारा हिस्ट्री का लेसन हुआ। कमरे के पीछे बैठे बूढ़े हाउसर ने अपना चश्मा पहन लिया और बच्चों के साथ अक्षर पढ़ने लगे। वो भी उदास होकर रो रहे थे। उनकी आवाज में उनका जज्बात सुनाई दे रहा था, मगर उनका अक्षर पढ़ने का अंदाज से हमें हंसी आ रहा था। कितना अजीब है ना, रोना भी आ रहा था और हंसी भी। अच्छी तरह से याद है मुझे मेरा आखिरी लेसन। चर्च की घड़ी 12 बजे आवाज लगाई और उसी के साथ चर्च का बेल भी बजने लगा। उसी वक्त प्रूशियन सिपाहियों के लिए बिगुल का आवाज बज गया। एम हैमल अपनी कुर्सी से खड़े हुए और उन्होंने कहा, मेरे दोस्तों, मैं। सर इतने भावुक हो चुके थे कि आगे वो कुछ और कह ना सके। फिर सर ब्लैकबोर्ड की तरफ मुड़े और चौक से बड़े बड़े अक्षरों से
कुछ लिखा। सर ने मायूस होकर दीवार के तरफ मुड़ गए और सर को दीवार पे टिकाकर हमें हाथों से इशारा कर बताए कि क्लास अब खत्म हुआ, तुम सब जा सकते हो।